आज ये हमारा लेक्चर 6 है, जिसमें हम लेक्चर 5 की कंटिन्यूएशन में पार्ट 2B एज एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर 5 उसको कवर करेंगे। लेक्चर 5 में हमने आपको बताया था कि सेक्शन 2 के जो 10 क्लॉजेज हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज पार्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट, सेकंड वाज एन एग्रीमेंट एंड थर्ड वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। और फर्स्ट पार्ट में 4 क्लॉजेस थे, सेकंड पार्ट में 3 क्लॉजेस थे और थर्ड पार्ट में 3 क्लॉजेस थे। तो आज हम पार्ट 2B यानी कि 3 क्लॉजेस रिलेटेड टू एग्रीमेंट की चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंटेंट ऑफ क्लॉजेस रिलेटेड टू एग्रीमेंट। सेक्शन 2E से सेक्शन 2G तक जो प्रोविजंस हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर देते हैं एज प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। यानी कि हम ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट व्हाट इज मेंट बाय एन एग्रीमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की मीनिंग को समझने से ज्यादा हम ये समझते हैं कि किस प्रोसेस के होने के बाद एक एग्रीमेंट हो गया है ऐसा मान लिया जाए या ऐसा कंक्लूड कर लिया जाए। तो सेक्शन 2E के वर्ड्स को एक बार हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 2E एक्चुअली क्या कहता है। सेक्शन 2E कहता है that every promise and every set of promises, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप थोड़ा पेशेंस के साथ समझें। Every promise and every set of promises forming consideration to each other, consideration to each other is an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration to each other is an agreement. ये सेक्शन 2E कहता है। अब इसको हमें ये समझना है कि promise and every set of promises how it becomes a consideration। जिन लोगों ने लेक्चर 5 नहीं देखा है, I would request you to लेक्चर 5 देखें, क्योंकि यहाँ पर अभी हम जिस एग्जाम्पल को यूज करने वाले हैं वो एग्जाम्पल हमने लेक्चर 5 में भी यूज किया था। सो लेट अस ब्रिंग दैट एग्जाम्पल बैक हियर। हमारा एग्जाम्पल ये था that there is a person Mr. A who is having some fruits and he is willing to sell the fruits, और वहां पर एक और पर्सन B भी प्रेजेंट है and he communicates or he sends or he signifies his willingness to sell the fruits to B। तो अब हमें ये समझना है कि promise, every promise and every set of promises, how it becomes an agreement so that they are related as a consideration। इसी एग्जाम्पल को हम यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉमिस एज अ कंसिडरेशन टू ईच अदर क्या होता है। इन दिस ट्रांजैक्शन ओनली, मैं इस ट्रांजैक्शन को यहां पर वर्टिकली ड्रॉ करूंगा ताकि एक्सप्लेन करना और आसान रहे। देखिए, व्हाट इज अ प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस वर्ड है ये सेक्शन 2B में बताया गया है। सेक्शन 2B defines or not defines, provides the interpretation for promise। section 2B provides the interpretation of a promise। क्या कहता है? that a proposal which is once accepted becomes a promise। यानी कि promise में खुद ही दो चीजें हैं। there are two components of promise। first is proposal and the other one is acceptance of the proposal। ये जो वर्ड है proposal,
ये सेक्शन 2A से आया है। अब सपोज इस गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स में हम ये अप्लाई करते हैं जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं। A moves a proposal, देखिए A moves a proposal। अब proposal क्या है? proposal वही है जो सेक्शन 2A में है, यानी willingness to do, enact or to abstain from doing something which is signified to another with a view to obtain his assent to such act or abstinence। A ने कोई proposal move कर दिया, B ने इसी proposal को accept कर लिया। देखिए B ने इसी proposal को accept कर लिया। So now this proposal plus acceptance becomes promise 1। इसको यहां तक आप समझिए। एक प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो प्रॉमिस हो जाता है। अभी आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, अगर एक प्रपोजल once it is accepted it becomes a promise। So here there was a proposal and it was accepted, therefore it is promise according to the rules of interpretation given in section 2 clause B। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज B के हिसाब से ये एक प्रॉमिस बन गया। नाउ he has a duty and he has the right। देखिए राइट यहां क्रिएट हो रहा है, ड्यूटी यहां क्रिएट हो रही है, बिकॉज he has signified to sell fruits। तो D has now BA is now under a duty to deliver the fruits to B because this was the proposal and because it has been accepted, it has become a promise। Now A ने क्या किया कि इस right और duty को proportionate करना है, तो proportionate करने के लिए उसने इस proportional की एक value लगाई। Value means he says that I am ready to sell the fruits to a person who pays me rupees 50। rupees 50 ये वैल्यू लगा दी। मीन्स और he can also say another thing, कोई जरूरी नहीं है कि rupees 50, आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं। there can be monetary consideration, there can be non monetary consideration। he can even say कि I will give the fruits to such a person who comes at 2 PM। for example 2 PM मैं उसे ये फ्रूट्स दे दूंगा जो इन्हें लेने 2 बजे आएगा। Now B will move a proposal। देखिए because the valuation has been done now, the valuation has been done, so now B will move a proposal। B will same here, this proposal is also under section 2 clause A। ये proposal भी 2A ही है। now he is signifying, the other person B is signifying A of his intention to do an act। now what is that act? That act is something which A asked for। simple, A has the desire। now if you apply section 2D here, it becomes desire of the promiser। consideration आपको बनाना है ना, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does or abstains। so here he is doing, he moves the proposal that I will do whatever you are asking from me to be done, I will do it। आप मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। this is his proposal and once accepted this also becomes a promise। now this is promise
2. This is also according to section 2 clause B. अब यहाँ पर देखिए आपको सारे सेक्शंस दिख रहे होंगे, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है सेक्शन 2A, 2B, 2C और 2D, ये चारों सेक्शंस आपको 2E तक नजर आएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हम सेक्शन 2 के सारे क्लॉजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट के सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए 2E तक आने से पहले आपको ABCD की अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू फर्स्ट वॉच लेक्चर 5 एंड देन वॉच लेक्चर 6। अब देखिए इतना ट्रांजैक्शन हो गया, क्या हो गया, A ने प्रपोजल 1 चलाया, B ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस हो गया। B ने प्रपोजल 2 चलाया, ये प्रपोजल A की डिजायर पर चला, A ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस 2 बन गया। अब सेक्शन 2E इस पूरे ट्रांजैक्शन को कवर करता है। देखिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेक्शन 2E इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को कवर करेगा। E says that this is an agreement. Every promise and every set of promises. Every promise यानी कि यहां पर आएगा आपका लिंक है promise 1 और ये रहा promise 2. Every promise, this and every set of promises. क्योंकि promise 1 is now proportional to promise 2. This becomes one set. ये set है. Okay? This is a set और यही agreement है. यानी your willingness to do and my willingness to do once gets accepted from both of the parties, it becomes a set of promises, and this set of promises is an agreement. ये सेक्शन 2E कहता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा वाकई में होता है। होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल है in the process of contract negotiation. In the process of negotiation. काफी कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं, मैंने देखे, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं या ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली उसमें नेगोशिएशन एक प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन किया जाता है। नेगोशिएशन और कुछ नहीं है, केवल राइट्स और ड्यूटीज के बीच में बैलेंसिंग प्रोपोर्शनल है। यानी इफ आई विल डू समथिंग, व्हाट यू विल डू इज द प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको जब नेगोशिएट किया जाता है तब सेट्स ऑफ प्रॉमिसेस बनते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कंसीडरेशन आज ही दे दिया जाए, जरूरी नहीं है कि पूरा कंसीडरेशन आज ही दे दिया जाए। देयर कैन बी कंसीडरेशंस प्रॉमिस्ड टू बी पेड। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज को EMI फैसिलिटी पर बाय करते हैं विद डाउन पेमेंट, ऑब्वियसली विद डाउन पेमेंट, सपोज यू आर बाइंग योर ओन मोटरसाइकिल, आप जाते हैं किसी एक बैंक या NBFC के पास और उससे कहते हैं कि मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदना है, एंड व्हाट आर द फाइनेंसिंग ऑप्शंस, तो वो आपको बताते हैं दैट इफ यू आर एबल टू मेक दिस मच ऑफ डाउन पेमेंट, देन वी विल गेट द थिंग परचेज्ड इन योर नेम एंड यू कैन पे अस लेटर इन EMI। तो एग्रीमेंट तो एक ही है, एग्रीमेंट इज पेमेंट ऑफ सम, लेकिन उसको कैसे पे करना है इज अ नेगोशिएशन, इज एन एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन, और मोर क्लियरली इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन। आप किस वैल्यू से उसको वापस करेंगे। EMI में आप देखते हैं क्या जुड़ा रहता है, इंटरेस्ट ऐड होता है, जितने भी अमाउंट अनपेड है उस पर NBFC या बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है। दैट इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट इज वैल्यूएशन। उसका पेमेंट करना वही एक एक्ट है, और उसी एक्ट को एक प्रॉमिस माना जाता है। इसीलिए एवरी प्रॉमिस and every set of promises become an agreement. ये सेक्शन 2E का कहना है that every promise
and every set of promises forming consideration for each other, यानी कि promise 1 और promise 2 इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए? इन दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि promise 1 promise 2 के लिए कंसिडरेशन है और promise 2 promise 1 के लिए कंसिडरेशन है। ये सेक्शन 2E का कहना है। यानी कि प्रॉमिस क्या है? किसी एक एक्ट को करने का जब एक प्रपोजल कोई देता है उसे कोई एक्सेप्ट कर लेता है, वो प्रॉमिस हो जाता है। तो एक प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसीडरेशन है और एक प्रॉमिस पहले के लिए कंसीडरेशन है, ये आपस में एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। सो दिस बिकम्स अ सेट, this becomes a set of promises. Now this set of promises and every promise individually is an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Now let us move to the next provision, that is section 2F. सेक्शन 2F बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की। रेसिप्रोकल, इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस अंडर 2F। देखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में क्या कहता है, सबसे पहले हम बेयर प्रोविजन को पढ़ेंगे। बेयर प्रोविजन कहता है promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. यानी कि if there is a promise 1 and there is a promise 2, if promise 1 is a consideration or a part of consideration, इसको इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना है। प्रॉमिस 1 को इसीलिए किया गया ताकि प्रॉमिस 2 को किया जा सके, और प्रॉमिस 2 को इसीलिए किया गया ताकि प्रॉमिस 1 को किया जा सके। इट मींस दे आर इंटरलिंक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इट मींस दे आर इंटरलिंक्ड। क्या कोई इसका एग्जांपल हो सकता है? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक इट फ्रॉम रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आएगा। If you will keep paying EMIs, to our company, आप अगर हमारी कंपनी को EMIs देते रहेंगे तो जैसे ही फ्लैट बन जाएगा हम उसकी आपको डिलीवरी दे देंगे। तो फ्लैट की डिलीवरी इज प्रॉमिस 2, इसको करने के लिए प्रॉमिस 1 करना जरूरी है, और प्रॉमिस 1 को इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रॉमिस 2 को किया जा सके। दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि if a person defaults in payment of EMI, he loses the right to get a flat. Alright? If a person defaults in payment of EMIs, he loses the right of delivery of a flat. Promise 1, promise 2, they are so interlinked that they form consideration to each other. एक प्रॉमिस का किया जाना दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। There is no other valuation, यानी कि money is not involved. As simple as that. अब कुछ लोग इसके लिए केस लॉज पढ़ते हैं। केस लॉज में भी बात तो वही लिखी जाएगी जो बेयर प्रोविजन में है। बेयर प्रोविजन क्या कहता है कि प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 के रिलेशन से एक एग्रीमेंट बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस रिलेशन बिटवीन promise 1 and promise 2 is that of consideration. And therefore क्या कहते हैं कि ऐसे promises जो कुछ इस तरह के relation में है, that they form consideration, they become consideration to each other, they are known as reciprocal promises. और इसका importance इसलिए है कि without one the second will also lose existence. This is very important to understand. इसके कई case laws भी हैं,
जब हम आगे और इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नेंस पार्ट, तो हम कोर्ट देखेंगे कि कोर्ट जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं क्या कोर्ट उसी तरह से रीजनिंग करती है। देखिए एनालिसिस क्या बनी है आपके पास, विदाउट P1 P2 has no value and दूसरा क्या, विदाउट P2 P1 has no value। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रॉमिस ही सरवाइव नहीं करेगा तो एग्रीमेंट हो गई। If the promise loses its existence, then the agreement also loses its existence। इसीलिए इनको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के रूप में जानते हैं। तो एग्रीमेंट में जो एक कंपोनेंट है कंसीडरेशन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसा हमने डिस्कस किया कि कोर्ट क्या करेगी, जब उसके सामने कोई डिस्प्यूट आएगा रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट उसके कंपोनेंट्स को तलाशेगी, उसके कंपोनेंट्स को ढूंढेगी कि उसके कंपोनेंट्स कहाँ हैं, और उन कंपोनेंट्स में से सबसे पहला है प्रपोजल, दूसरा है प्रॉमिस, तीसरा है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, और चौथा है कंसीडरेशन। जब वो कंसीडरेशन ढूंढेगा तो वो ये देखेगा कि कंसीडरेशन कोई वैल्यू है या फिर कोई एक्ट है। बिकॉज कंसीडरेशन क्या कहता है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, promisee or any other person, ये कंसीडरेशन क्या होगा, ये प्रॉमिसर बताता है promisee को। तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does an act, यानी कि एक्ट भी हो सकता है, and that act can be payment of money as well। लेकिन वो एक्ट जो प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 अगर कहीं पर है और वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि विदाउट P1 P2 हैज नो वैल्यू एंड विदाउट P2 P1 हैज नो वैल्यू, देन दे आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका मतलब अगर P1 डाई कर जाएगा तो पूरा पूरा एग्रीमेंट ही डाई कर जाएगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 2F talks about। Now let us talk about section 2G। section 2G, and this is the important provision in part 2B to be covered today। section 2G ये बताता है that an agreement not enforceable by law is void। सेक्शन 2G says कि ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता वो void होगा। void का मतलब क्या होता है, that court has no duty to enforce oblique provide relief। This is one। void का मतलब क्या है कि court has no duty to enforce the right as well as or to provide the relief, number 1, and number 2, that no party to such an agreement can put the law in motion। बस ये दो मीनिंग्स। void मतलब पहला कि court has no duty to provide any kind of relief or to enforce that right which was created out of this agreement, and no party to such an agreement can put the law in motion। So there is nothing in the law which can come to your rescue either for correction or for remedy। दोनों चीजें। if something is not enforceable by law, it is void, it means आप इसके करेक्शन के लिए भी अब नहीं जा सकते और साथ ही साथ उसकी रेमेडी के लिए भी नहीं जा सकते। Now what is the meaning of the term law? law का मतलब हो गया आर्टिकल 13 of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें लॉज
का इंटरप्रिटेशन दो तरह से होता है। कुछ को हम कैटेगरीज में रखते हैं लॉज, और कुछ को रखते हैं लॉज इन फोर्स। आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में 13 क्लास 3 में आप लॉज की डेफिनेशन या लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे तो लॉ दो तरह के हैं, लॉज एंड लॉज इन फोर्स। तो यही लॉ यहाँ पर है which is not enforceable by law। enforceable का कई लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें कंपनसेशन नहीं दे सकती कोर्ट या जो प्रोसीजरल लॉ से मोशन में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। enforceable by law means इस एनफोर्समेंट का मतलब होता है इधर रेमेडी और करेक्शन, और इन दोनों में से कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सो एग्रीमेंट which is not enforceable by the law is void, and void means void ab initio। ऐसा मान लिया जाएगा that it has no existence and it was never existing at any point of time। This is section 2G which talks about a void agreement। Now if an agreement is void, no party has a right to claim any relief। If an agreement becomes void, then promises also become, promises are not of any consideration। आप उनके किसी भी an agreement which is not enforceable by law, उसका मतलब उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोमिसेस हैं, वो किसी भी नजर के या किसी भी वैल्यूएशन के या कोई भी ध्यान दिए जाने योग्य नहीं है। दिस इज एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल हियर मींस वन करेक्शन, the other is remedy। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है which is not enforceable by law, it means ना तो आप उसके अब करेक्शन के लिए जा सकते हैं और ना ही रेमेडी के लिए जा सकते हैं। So an agreement which is not enforceable by law is void, is nothing in law, has no value, or it is useless to make any agreement which is not enforceable by law। इसमें लॉ को पढ़ना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लॉ में रूल्स, बाईलॉज, लेजिस्लेशंस, बहुत सारी चीजें आती हैं, ओके। और एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है एनफोर्सिएबल इन स्पिरिट ऑफ कोर्ट्स एज वेल एज द लीगल मशीनरी। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के जरिए पुट अप ना किया जा सके, which is not enforceable by law, is void। and इसके बाद का जो पोर्शन है, the last portion, that is part 2C, which we will discuss in some time, वो कहता है that what is a contract। so it is very important to understand कि how these provisions are related, और आपको थोड़ा सा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से डेवलप हो रही होगी कि सेक्शन 2 को इतना टाइम दे करके हम आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें समझना है। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग learning law of contract with us। If you have any question in your mind, you can please post your question to the comment box and we will try to resolve it as soon as possible। Thank you for being with us। Bye।